कक्षा 8 के विद्यार्थियों सुप्रभात। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर जो 4th चैप्टर धातु और अधातु वो अंतिम चरण में चल रहा है, आज ही समाप्त हो जाएगा। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने उनके रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया था कि धातु और अधातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल से कराते हैं, जल से कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या होता है। आज हम एक तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जान रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। जैसे हम इसको संकेत रूप में देखें तो इस तरह से कह सकते हैं, जैसे ये एक यौगिक है AB, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये संकेत है सिर्फ, और इसकी अभिक्रिया करें हमने किससे, C से। C कोई अलग तत्व है। अब यहाँ पर जो C है वो ज्यादा क्रियाशील है किससे, A से। तो C क्या करेगा, यहाँ से A को विस्थापित कर देगा और खुद आ जाएगा उसके स्थान पर CB हो जाएगा। ये CB A के स्थान पर क्या आ गया, C, और ये अलग हो जाएगा क्या, A। तो ऐसे अभिक्रियाओं को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरीके से जैसे आप जानते हो जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है किससे, लोहे से, और लोहा ज्यादा क्रियाशील होता है किससे, कॉपर से। तो अगर आपको ये याद है तो आप 3 एग्जांपल तो इसी से दे सकते हो। जैसे जिंक है तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है Fe से और Cu से, तो ये दोनों को विस्थापित कर सकता है। जैसे Zn प्लस Fe का कोई यौगिक ले लिया, फेरस सल्फेट, FeSO4। अब चूंकि Zn ज्यादा क्रियाशील है किससे, Fe से, तो ये Fe को हटा देगा, खुद उसके स्थान पर जम जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी को कहते हैं विस्थापन। तो Zn यहाँ Fe को हटा देगा और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe। तो यहाँ पर जो Fe था, Fe को हटा दिया, जिंक वहां पर आ गया। इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह से जिंक किसको हटा सकता है, कॉपर को, तो कॉपर के साथ भी अभिक्रिया लिख सकते हैं इसकी। बस क्या कर रहा है, CuSO4 ले लो FeSO4 की जगह। तो यहाँ पर Zn इसको Cu को विस्थापित कर देगा और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। इस तरह की अभिक्रियाओं को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो यहां पर ये अभिक्रियाएं तो हो गई समाप्त। अब जो अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, धातुओं के उपयोग। धातु और अधातुओं के उपयोग। दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुएं घरों में जो काम में लेते हैं उनमें धातुएं काम में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसान कृषि के औजार काम में लेता है, फावड़े, गैती वगैरह वगैरह, किससे बने होते हैं, लोहे से। लोहा क्या है, एक धातु है। महिलाएं जो गहने पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, किसकी बनी होती है, सोने या चांदी की। ये क्या है, धातु है। थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो टेम्परेचर दर्शाता है, तो उसमें कांच की नली के अंदर जो ऊपर चढ़ता है क्या कहते हैं उसको, पारा। पारा भी क्या है, धातु है। हमारे घरों में बिजली के तार होते हैं, एक खंभे से दूसरे खंभे तक बिजली के तार जुड़े रहते हैं, किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के या कॉपर के, ये भी एक धातु है। तो कहने का मतलब यह है कि दैनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में धातु का उपयोग होता है। तो कुछ उदाहरण इसके, पहला
कृषि औजार, वाहन, हथियार जैसे तलवार वगैरह कौन सी धातु के बने होते हैं? लोहे। पहला उपयोग तो ये। दूसरा, बिजली के तार, बर्तन। पुराने समय में तो सिक्के भी काम में आते थे, किसके? कॉपर के, तांबा। तो तांबा जो होता है उसका उपयोग बिजली के तार, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा, आभूषण बनाने में किसका उपयोग होता है? सोना, चांदी। तापमापी, तापमापी ताप बताता है, तो तापमापी में कौन सी धातु का उपयोग होता है? पारा, जिसका संकेत Hg होता है, हाइड्रोजन हम कहते हैं इसको। तो पारा धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है। और जैसे रसोई के कई बर्तन होते हैं, रसोई के बर्तन जो विशेष रूप से खाना पकाने के काम में आते हैं, जैसे फ्राईदान, कुकर, प्रेशर कुकर, एल्युमिनियम के बने होते हैं, ऊपर की बॉडी उसकी, तो इनमें एल्युमिनियम काम में आता है। तो ये तो कुछ वो उपयोग हैं जो लगभग हर घर में उपयोग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी धातुएं हैं, 80 से ज्यादा धातुएं हैं, और हर एक का उपयोग होता है। जैसे यूरेनियम एक धातु है, संसार की सबसे महंगी धातु है यूरेनियम। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो ज्यादा भी अगर आप उपयोग नहीं कर सको याद, तो ये उपयोग जो दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं, ये सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, 4-5 उपयोग ये बुक में दिए हुए हैं, मुख्य मुख्य जो हम काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अधातुओं के उपयोग, अधातुओं के उपयोग, अधातुएं कौन कौन सी है? जैसे ऑक्सीजन अधातु है, सल्फर अधातु है, फास्फोरस अधातु है, क्लोरीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है, आयोडीन अधातु है। बहुत सारी धातुएं हैं, यद्यपि इनकी संख्या धातुओं से क्या होती है? कम होती है, क्योंकि आवर्त सारणी में 80 से ज्यादा धातुएं हैं और लगभग 18 से 20 अधातु है। ठीक है, बाकी की उपधातु कहलाती है। तो इनके उपयोग यदि हम देखें, ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में सभी जीव करते हैं, प्राणवायु कहलाती है। इसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, तो ये प्राणवायु है, एक अधातु है। सल्फर का उपयोग दिया सलाई बनाने में, यानी कि माचिस बनाने में, बारूद बनाने में, चर्म रोगों की दवाइयां बनाने में, इनमें सब में कौन सा तत्व पाया जाता है? सल्फर। एक तरह से विस्फोटक पदार्थ है, तो बारूद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फास्फोरस, फास्फोरस का उपयोग पटाखों में किया जाता है। माचिस में भी जो डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी, उसके साइड में जिसमें रगड़ते हैं तीली को, तो वो जो खुरदरा खुरदरा सा हिस्सा होता है, उसमें लाल लाल सा जो हिस्सा दिखाई देता है, वो लाल फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस पटाखों में भी होता है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन से क्लोरीन गैस बनती है Cl2। ये जल जो होता है, जल को रोगाणु मुक्त करने में, जल को रोगाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है,
इसके अलावा ब्रोमीन है, आयोडीन है। जैसे आयोडीन है, आयोडीन से कृत्रिम बारिश भी करवाई जाती है। ठीक है, तो अनेक उपयोग हैं इनके अधातुओं के। यहाँ पर कुछ उपयोग बताए गए हैं, इनको आपको याद करना है। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 था ये। ठीक है, जो समाप्त हो गया है। कल इसका आपको होमवर्क सेंड कर देंगे, उसको आपको करना है। धन्यवाद।